नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 के लिए जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज जो आया है, जिसमें कुल 20 सेट दिए हुए हैं। तो उन सभी 20 सेट को हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला सेट हमने पहले ही कवर कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इस सेट में 150 प्रश्न है और प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग के हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग 91वें प्रश्न की तरफ। 91वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ देखिए आप स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी टीचर के लिए आपको टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 है। तो बढ़ते हैं। 51वां नंबर प्रश्न कहता है, मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 51वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। तो ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी सतह की रक्षा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओजोन गैस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमाया किया जाता है, यानी किसका परत चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनीकरण की जो क्रिया होती है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए करी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जस्ता। इस पे जस्ता की परत चढ़ाकर और उसको लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सितारों की जगमगाहट का कारण डैश है। तो सितारों की जगमगाहट का जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए बायोगैस संयंत्र के जो पाचक कक्ष होता है ना, उस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, पाचक कक्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है एक बाह्य प्रतिरोध आर को, कैपिटल आर है, एक सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए डैश क्या होगा। तो इसकी जो स्थिति बनेगी, देखिए कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध जो है ना वो स्मॉलर देन आपको किससे होगा? आंतरिक प्रतिरोध के होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। तो हमारे छोटी आंत में जो है ना वसा का पाचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत में जो है ना वो क्या होता है? वसा का पाचन होता है। और छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी छोटी आंत में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 57वां नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे। तो ये कृत्रिम पूछ रहा है ना, नहीं है, कृत्रिम नहीं है। यानी कृत्रिम नहीं है कहने का मतलब क्या? वो प्राकृतिक है। तो देखिए मछली घर वो कृत्रिम है, बगीचा भी कृत्रिम है और फसल भी कृत्रिम है। जंगल जो है ना वो कृत्रिम नहीं है, जबकि क्या है? जंगल एक प्राकृतिक परिस्थिति का तंत्र का उदाहरण है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है। तो जायद फसल जो है ना उस दौरान तरबूजे की खेती होती है, तरबूजे फसल का उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और यदि जाने हम तो जायद फसल जो है ना वो मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, ठीक है। और जायद फसल के जो उदाहरण है उसमें उड़द है, मूंग है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, ये सभी जायद फसल के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि गेहूं, मक्का और बाजरा की बात करें तो आपको ये सारे जो है ना, जैसे ये हो गए आपको रबी फसल के उदाहरण हो गए, ठीक ना। गेहूं जो है ना वो रबी फसल का उदाहरण हो गया। और खरीफ फसल की बात करें तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, ये क्या हो गया? आपको खरीफ फसल हो गया। यानी मक्का और बाजरा आपको खरीफ हो गया और गेहूं रबी हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे जो है ना वो प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो नहीं पूछ रहा है ना, तो तारों का टिमटिमाना आपको प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, ये अपवर्तन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 60 नंबर, इनमें से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो देखिए 4 कक्षीय हृदय की बात कर रहा है। तो मगरमच्छ जो है ना, मगरमच्छ में आपको 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्यूटेन का संरचना कौन है। तो ब्यूटेन का संरचना इसमें आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या आपको 8 होगी और 10 होगी और कार्बन की संख्या 4 होगी। आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए
सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ और निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो पहला क्या कहता है कि इनका 3 कोष्ठक का हृदय होता है। तो देखिए मेढक का जो हृदय होता है वो आपको 3 कोष्ठक होता है। मेढक का तो 3 कोष्ठक होता है, घड़ियाल का 4 कोष्ठक होता है। ऊपर ही हमने प्रश्न में देखा, तो यहीं पे क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये अंडे देते हैं, तो हाँ सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल ये सभी के सभी क्या है, ये अंडे देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी, ये अंडे देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं, जैसे छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी और बिच्छू। तो इनके वर्ग को आपको चुनना है। तो छिपकली देखिए, छिपकली आपको सरीसृप में आता है, चमगादड़ आपको स्तनधारी है, उसके बाद आपको कलचीड़ी जो है वो पंछी है और बिच्छू जो है वो कीट है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो डी हो जाएगा इसका, सरीसृप, स्तनधारी, पंछी और कीट। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो देखिए अल्कोहल और ग्लूकोज जो विलयन है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, न कि सुचालक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अल्कोहल और ग्लूकोज। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 65 नंबर कि दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो दाद जो है वो कवकीय बीमारी है। दाद जो है वो कवकीय बीमारी है और भी जो कवकीय बीमारी है उनकी बात करें तो जिसमें एथलीट फूड, यह भी एक कवकीय बीमारी है, खाज और दाद ये सारे क्या हैं, ये कवक से होने वाले रोग हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तो ब्रेड को फुलाने के लिए आपको ईस्ट मिलाई जाती है ताकि ब्रेड फूले, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ईस्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। तो एक जो मुक्त रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है ना वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा को संरेखित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण, करेक्ट आंसर डी। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि मां के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो मां के गर्भ में बच्चा जो है ना वो प्लासेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 69 नंबर कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का नाम आपको रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर सल्फेट को ही हम लोग नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसके अनुसूत्र की बात करें तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है वो रासायनिक सूत्र है आपको CuSO4 5H2O इसका रासायनिक सूत्र है, जिसको कॉपर सल्फेट या नीला थोथा के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। तो ये सुनाई देती है आपको विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कौन, वो जोड़ता है लिगामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, लिगामेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम एक डैश है। तो पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम एक कवक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और पेनिसिलियम का पहला ज्ञात पेनिसिलियम जो है ना वो सबसे पहला एंटीबायोटिक है। तो ठीक है, पेनिसिलियम एक सबसे पहला क्या है, एंटीबायोटिक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रक्रिया के दौरान जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वो होती है आपको ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई यानी एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एटीपी। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि 76 नंबर कहता है कि वंशागति नियम की खोज किसने करी थी। तो वंशागति नियम की खोज आपको ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रेगर मेंडल, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग फिटकिरी का उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है। तो शरीर में विलाई छोटी आंत में पाया जाता है और इलियम छोटी आंत का प्रधान अंश है और इसी स्थान पर अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलाई कहाँ पाया जाता है, विलाई पाया जाता है छोटी आंत में, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो 80 कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है और फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी 1/, फोकस दूरी। तो जब इसमें हम मान बैठाएंगे 1/0.25, तो ये आपको आंसर आ जाएगा डी, यानी 4D, 4 डायोप्टर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि 81 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे आइजक न्यूटन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आइजक न्यूटन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये कुनैन के छाल से, कुनैन नामक वृक्ष के छाल से यह प्राप्त करी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, मानव आंख में मौजूद जो पीला अंडाकार स्थान होता है ना, वही सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 83 नंबर कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। तो उर्वरकों के पैक पर मुद्रित जो NPK होता है ना, वो N का मतलब नाइट्रोजन, आपको P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। NPK तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 85 नंबर कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशु दोनों को खाते हैं। यानी पौधा और पशु दोनों को जो खाता है ना, वो क्या कहलाता है, वो सर्वाहारी कहलाता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, सी में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है। तो वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, हम लोग जानते हैं 78% आपको नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है। ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वानुवर्तन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है। अब उत्सर्जन अंग की बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मैलपीगी नलिकाएं, मैलपीगी नलिकाएं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है ओसियम, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ओसियम का जो घनत्व होता है आपको 22.587 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पंछी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी मोर का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पाओ क्रिस्टेटस है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 91 नंबर कि प्रधानमंत्री किसान संपदा PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया है आपको मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मार्च 2026 तक अब यह योजना जारी रहेगी, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो देखिए, लोकसभा का जो सचिवालय है वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1990 में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये
भीमराव अंबेडकर द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के एक मृत अनाम पत्र की भी संज्ञा दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। अब पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं है पे ध्यान देंगे हम लोग कि कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए, मतदान की स्वतंत्रता ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, लेकिन विचरण की स्वतंत्रता ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्वतंत्रता है। ठीक ना, ये हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है विचरण की स्वतंत्रता। ठीक ना, ये आपको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 96 नंबर प्रश्न कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो यह हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम आपको इंग्लैंड में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, इंग्लैंड। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर प्रश्न कहता है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो आपको भोगवा नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था पूछ रहा है, नहीं पे हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, लेकिन जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, जॉन साइमन। लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर आपको साइमन कमीशन के सदस्य थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 99 नंबर कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्वंत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है आपको भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो कथन है, इस कथन की बात करें तो ये कथन किसका है। तो ये कथन हमारे बापू महात्मा गांधी का है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक नारा दिया था जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। और यह कथन इसी आंदोलन के दौरान आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्वंत होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 100 नंबर कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक जो स्थित है आपको फिरोजपुर में है। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। तो इसके जो सभापति थे वो वसुमित्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आपको आयोजन जो हुआ था वो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये भी आपको याद रखेंगे। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अशोक घोष थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है ना दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए, दौलताबाद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो पक्ष में जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि 16 वन पाए जाते हैं। तो 16 वन जो पाए जाते हैं वो पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट केरल में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट केरल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो वो प्राप्त होता है आपको प्रति व्यक्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना करी गई थी। तो ये करी गई थी 1969 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 107 कि निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो सबसे गहरा गर्त जो है वो चैलेंजर गर्त है। और चैलेंजर गर्त जो है ना वो प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के पास में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले जलोढ़, तब लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। ठीक ना, ये अवरोही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सागर जल का तापमान गहराई के साथ समांतर क्या होता है। तो आपको जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न कहता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान और भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा। और चलिए, अगला प्रश्न है कि एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था आपको नूरजहां ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नूरजहां ने आगरा में इसे 1626 से 28 के मध्य
बनवाया था, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कहता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये आपको शासक थे ककाई के, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ना वो आपको संबंधित है राष्ट्रीय आय से, ठीक ना। ये जनसंख्या से या धर्म से मतलब नहीं है इसको, इसका राष्ट्रीय आय से है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित करी गई थी? तो ये करी गई थी आपको अमीर अली के नेतृत्व में, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 115 नंबर प्रश्न कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र गति की क्रम में कई लोग शहीद हो गए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्रों को क्या करना है? सुमिलित करना है आपको, ठीक है। तो चलिए सुमिलित करते हैं। तो देखिए फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से संबंधित हैं। उसके बाद आपको श्याम बिहारी लाल गया से संबंधित हैं। उसके बाद आपको ध्रुव कुमार आपको कटिहार से संबंधित हैं, और कपिल मुनि डुमराव से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 116, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? यानी किसको आप पार कर लेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो देखिए 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को आदि पार कर लेते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में मंत्रिपरिषद और 74 में प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? ठीक है, तो पद ग्रहण के समय 1996 में प्रधानमंत्री बनने के समय में एच.डी. देवगौड़ा जो थे ना वह कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको एच.डी. देवगौड़ा सी हो जाएगा। 1996 में वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे जिस समय उन्होंने पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो वो देता है आपको राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत निर्माण कार्यक्रम जो है ना वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी संरचना निर्माण एवं सुविधा के सृजन हेतु 2005 और 6 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 और 6 यानी सी। 121 नंबर प्रश्न कहता है कि किस सुल्तान ने हजरते आला की उपाधि को धारण करा था? तो ये करा था आपको शेर शाह सूरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है आपको निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? संसद की वित्तीय समितियां पूछ रहा है। तो देखिए लोक लेखा समिति ये भी एक वित्त समिति है, उसके बाद प्राक्कलन समिति और ये भी एक वित्त समिति है, और सरकारी उपक्रम समिति ये भी एक वित्त समिति है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 125 नंबर कहता है कि वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहां व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपको 1871 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है, यानी बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपको कर्नाटक में, और ये जो है ना टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। टाइगर रिजर्व है जो जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी, और शायद 1973 में ही बाघ संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 128 नंबर कि अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती हैं। तो अधिकांश मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न कहता है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार जो है वो आपको कानूनी अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक ना, यही एक मूल अंतर है इसका, ठीक ना।
तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 131 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में अवस्थित है? तो यह है आपको रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। और बात करें तो रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल भंडार जो है ना वो आपको 210.85 मिलियन टन आंका गया है, ठीक ना। तो और यहीं पे जो है ना आपको चूना सीमेंट आधारित 2 कारखाने भी स्थित किए गए हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा, रोहतास। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 132 नंबर, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो देखिए आपको चंबल नदी में जाना सबसे सही होगा, यानी घड़ियाल का जो प्राकृतिक आवास अगर देखना आप चाहते हैं तो आपको चंबल नदी में जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह अधिवेशन था आपको 1931 का कराची अधिवेशन। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का कथन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये महात्मा गांधी का कथन है। और ये जो कथन है वो गांधी जी के धर्म का तात्पर्य नैतिक मूल्यों से है जो सभी धर्मों से क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपको मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और जिसके अंग्रेजों की तरफ से जो सेनानायक थे वो हेक्टर मुनरो थे, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 36 कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी मैडम ब्लात्स्की के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 137 नंबर प्रश्न कहता है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो यह कहा था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और 1936 के अधिवेशन में इन्होंने यह बात कही थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न कहता है कि नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, जॉन लॉक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है जो आपको येन है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो पटना में आपको पीर अली और आपको आरा से वीर कुंवर सिंह ने करा था, ठीक ना। तो ये आपको पटना से पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि जनवरी 2023 में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको कौस्तव चटर्जी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 142 कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक हैं जावेद अख्तर। जादूनामा जावेद अख्तर, जादूनामा जावेद अख्तर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह किया गया है आपको वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 144 कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था आपको शिगा प्रांत जापान में। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया था? तो ये बनाया है आपको यशस्वी जायसवाल ने। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यशस्वी है ना, और इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है आईपीएल के इतिहास में। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न कहता है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपको योगी आदित्यनाथ को। तो ये आप याद रखेंगे, योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल जो कि आपको पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनका निधन जो है 25 अप्रैल 2023 को हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि विश्व यकृत दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको 19 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये दिया गया है बिहार के मरचा चावल को आपको जीआई टैग दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इसका जो मैथ का हमने कहा था कि जो मैथ का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।